नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल, जिसमें आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करेंगे। तो ये फ़िलॉसफ़ी हमारी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होने वाली है, बट बहुत कंसाइज होने वाली है अबाउट सर्टेन टॉपिक्स ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC ऑप्शनल एग्ज़ाम। तो कुछ लोगों के लिए ये रिवीजन की तरह काम कर सकती है और कुछ लोगों के लिए एक बेसिक स्टार्ट की तरह काम कर सकती है। तो जानना शुरू करते हैं पहले फ़िलॉसफ़ी के बारे में। फ़िलॉसफ़ी अपने आप में एक शब्द जो है उसका मतलब है फ़िलोस प्लस सोफिया। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लव प्लस विजडम। सो फ़िलॉसफ़ी इज़ द लव ऑफ विजडम। लेकिन हिंदी में या फिर भारतीय भाषा में फ़िलॉसफ़ी को अलग नाम से जाना जाता है, जो कि नाम है दर्शन। अब फ़िलॉसफ़ी जो होती है वो हमारा लव फॉर विजडम हो गया, और उसमें हमें फंडामेंटल क्वेश्चंस जैसे कि रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, मोरालिटी, ह्यूमन कंडीशंस, इन सब के बारे में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हम तर्क करते हैं, सोच करते हैं, विचार करते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वाद विवाद से भी। तो फिलॉसफी के 4 मेन ब्रांचेस हैं: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड लॉजिक। अब मेटाफिजिक्स जो है वो बात करता है नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, मतलब सच्चाई क्या है, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्या भगवान है या नहीं, भगवान क्या होता है, जीवन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ गॉड, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करता है कि धरती बनी कैसे होगी, एग्जिस्टेंस मतलब क्यों है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ रियलिटी की सच्चाई क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस हम मेटाफिजिक्स में पूछते हैं। फिलॉसफी का दूसरा भाग या दूसरी ब्रांच जो है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी फोकस करती है नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। अब जो नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं उस नॉलेज की कोई वैलिडिटी है या नहीं, वो किस तरीके की नॉलेज है, वो जो नॉलेज है जो हमने पाई है तर्क से, सोच से, विचार से, तो वो हम कैसे जानते हैं कि हमें पता है ये सच है या नहीं है, उसके क्राइटेरिया क्या है, उसके ट्रूथ होने के, उसकी जस्टिफिकेशंस क्या हैं, नॉलेज ही क्या है, नॉलेज आपस अपने आप में क्या है, हमने जो नॉलेज एक्वायर की वो किस तरीके से की, या फिर जो भी सच्चाई जो हम ट्रूथ बता रहे हैं कि ओके जो लाइफ है उसका अल्टीमेट गोल है लिबरेशन, हमने इस तरीके से एक बात कह दी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात आई कहाँ से, इसमें ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और सारे क्वेश्चंस कि ये जो नॉलेज है वो सही है या नहीं, ये नॉलेज जिसने दी है वो ऑथेंटिक सोर्स से है या नहीं, इस नॉलेज का कोई मतलब है या नहीं, या फिर इसमें इस बात में कोई ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं। तो ये सारी बातें हम एपिस्टेमोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फिलॉसफी का वो है एथिक्स। एथिक्स में हम बात करते हैं मोरालिटी और वैल्यूज़ के बारे में। ये ऐसी ब्रांच है जो मोरल्स और वैल्यूज़ इनके बारे में बहुत विस्तार से बात करती है। ये ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिन करती है कि चीज़ें सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा, गुड है या इविल है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा क्या नेचर है मोरल ऑब्लिगेशंस का, एथिकल थ्योरीज क्या है, मोरल डिलेमास क्या है, एप्लीकेशन क्या है मोरल प्रिंसिपल्स का हमारे रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। ये सारी बातें हम एथिक्स में करते हैं। और लॉजिक तो बात करता है कि हमारी जो रीजनिंग और आर्ग्यूमेंटेशन है वो करेक्ट है या नहीं, उसके प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन करता है, वैलिडिटी है या नहीं, जो भी नॉलेज है उसकी साउंडनेस पे वैलिडिटी, उसकी साउंडनेस की वैलिडिटी पर क्वेश्चन करता है। किसी भी तरीके की आइडेंटिफाइंग फैलेसीज जो होती हैं या जो भी
आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव हैं, कोहेरेंट हैं, परसुएसिव है, किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई फैलेसीज तो नहीं है, जो नॉलेज है वो साउंड है या नहीं, इस तरीके की बातों पे हमारा ये वाला ब्रांच फोकस करता है। तो अब हम हमारी इस सीरीज़ में पहले इंडियन फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे। और इंडियन फ़िलॉसफी जो है वो वेस्टर्न से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वेस्टर्न फ़िलॉसफी में क्या है ना, वेस्टर्न फ़िलॉसफी में देयर इज़ अ नेचुरल और इसेंशियल अर्ज टू नो दाई सेल्फ इन द वर्ल्ड अराउंड देम सेल्फ। मतलब उन लोगों को जानना है कि कैसे ये जो पूरा का पूरा थाई सेल्फ, ये वर्ल्ड है उनके आसपास, वो कैसे काम करता है, उसका रियलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, वो एक इसेंशियल अर्ज है जानने की। लेकिन इंडियन फिलॉसफी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी को हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। हमारा जो ये दर्शन शास्त्र है वो डिफर इसलिए है क्योंकि इसका फिलॉसफी से थोड़ा सा ना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। दर्शन जो है वो एक विजन, दर्शन का मतलब है विजन, तो विजन एक इंस्ट्रूमेंट है सच्चाई को जानने का, अल्टीमेट रियलिटी को जानने का, और अलग अलग तरीके से दर्शन प्राप्त करने का अलग अलग रियाल्स में लाइफ के, और उसके बाद अप्रोच करने का एक, पहले तो हम अल्टीमेट ट्रूथ ढूंढते हैं, फिर उसको मतलब डिफरेंट मीन्स और पाथ से, फिर उसको हम तर्क विचार से आपस में डिस्कस करके, आर्ग्यूमेंट्स करके हम उसको पता लगाते हैं वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद अगर हमारी लाइफ में हमने एक तर्क निकाला, एक आर्ग्यूमेंट बनाया कि जो लाइफ है उसमें बहुत सारी क्या है, सफरिंग है, ठीक है, ये लाइफ है, इसमें बहुत सारी सफरिंग है, बहुत सारी सैडनेस है, बहुत सारा दुख है। तो इंडियन फिलॉसफी क्या करेगी ना, पहले तो उसने ये अल्टीमेट ट्रूथ निकाल लिया कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम निकाल ली, सॉरी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं, एक प्रॉब्लम निकाल ली। अब वो कहेगी ये सफरिंग है क्यों, तो वो बोलेगी कि सफरिंग है क्योंकि हम लोग इग्नोरेंस में हैं, इग्नोरेंस में है टू द रियलिटी। फिर सारी फिलॉसफीज़ अपनी अपनी रियलिटीज़ बताएंगी कि उनके हिसाब से रियलिटीज़ क्या है, उनके हिसाब से इग्नोरेंस क्या है, उनके हिसाब से सफरिंग क्या है। और फिर ये सब बताने के बाद वो बताएंगे कि अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है। तो फिर सारी फिलॉसफीज़ अपनी अपनी तरीके से सल्यूशन बताएंगी। अब सल्यूशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट हमारा जो सल्यूशन है या अल्टीमेट जो हमारी एक मेन जहाँ हमें जाना है, दैट इज़ लिबरेशन और मोक्ष। मोस्ट ऑफ द फिलॉसफीज़ का यही एक अल्टीमेट पाथ है, और इस पाथ को रीच करने के लिए, इस सफरिंग को हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें अपनी लाइफ में लाने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें हमें वो फिलॉसफीज़ बताएंगी। वो केवल ये नहीं बताएंगी कि मैटर कैसा है, लैंग्वेज कैसी है। वेस्टर्न फिलॉसफी में इस सब के ऊपर ज़्यादा बात हुई है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी इससे बहुत अलग है। तो बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी के बारे में आगे। और तो इसमें तीन मेन चीज़ें हैं, तीन मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एक तो वेदास हैं, एक क्वेश्चन है अबाउट द गॉड, एंड तीसरा है हमारा रीबर्थ। ऑल्दो सोल और लिबरेशन भी है, लेकिन हम पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो वेद हैं वो हमारी पूरी इंडियन फिलॉसफी के मेन सेंटर हैं, क्योंकि वेदों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको कुछ स्कूल्स ने माना और कुछ स्कूल्स ने नहीं माना या रिजेक्ट किया। तो उसके ऊपर हमारे इंडियन फिलॉसफी के स्कूल्स डिपेंडेंट हैं। और इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी में ये भी डिफरेंस है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो फिलॉसफर वाइज है, इंडिविजुअल फिलॉसफीज दी हैं लोगों ने, एंड इट इज़ मोर रीसेंट और मोर न्यू। बट जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है उसमें स्कूल्स ऑफ थॉट है, मतलब कि देयर आर मैनी पीपल, मैनी फिलोसफर्स गिविंग वन फिलॉसफी, एंड they are under one school of thought. But the Western philosophy is individual in nature. One person is giving one philosophy.
और ये वाली जो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं, ये क्या है, सीरियल है। जैसे पहले आपका प्लेटो आया, फिर एरिस्टोटल आया, इस तरीके से आपकी फिलॉसफीज़ सीरियल वाइज है, एक के बाद एक आएगी। लेकिन जो हमारे इंडियन फिलॉसफीज़ हैं, इनके जो स्कूल हैं वो क्या है, लीनियर है। मतलब कि चारवाक फिलोसफर ने कुछ कहा, उसके बाद उसको सांख्य, न्याय, बुद्ध या फिर वेदांत, ये क्या कर रहे हैं, काउंटरैक्ट कर रहे हैं, ये इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सांख्य को कुछ क्रिटिसाइज किया, मतलब इनकी निंदा की, तो इस पर ये उनको जवाब भी देते हैं। मतलब अगर इन्होंने इनकी फिलॉसफी में कोई प्रॉब्लम बताया है कि देयर इज दिस लॉजिकल फ्लॉ इन योर फिलॉसफी, देन दे विल गिव देयर आर्ग्यूमेंट्स आइदर टू डिफेंड इट और टू postulate some new thing। अब जो हमारा भारतीय दर्शन है वो क्या है, पाथ फॉर एनलाइटेंड लिविंग। मतलब कि हमारे इंडिया में हमारी जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़्यादा रिलीजन से कोरिलेटेड है, और वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न में फिलॉसफी और रिलीजन अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ दर्शन से ही सीधा सीधा जुड़े हुए तार हैं हमारे धर्म के। और हमारा जो धर्म है, जो हमारा जिस दर्शन से जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो हम सभी लोग, ऑल द इंडियंस, एक्वायर दोज थिंग्स इन देयर डेली लाइफ। हम लोग हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें फॉलो करते हैं। तो इन इंडिया फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, अब इंडियन फिलॉसफीज़ में हम ज़्यादातर कौन सी फिलॉसफीज़ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आस्तिक स्कूल्स में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, इस तरीके के आस्तिक स्कूल्स हैं। आस्तिक स्कूल्स मतलब जिन्होंने वेदों में माना है, जो वेदों की बातों को अग्री करते हैं, वो आस्तिक कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि आस्तिक का मतलब, हम लोग तो बचपन से जानते थे कि आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आस्तिक का मतलब भगवान से नहीं है हमारी फिलॉसफी को कॉन्टेक्स्ट में। आस्तिक का मतलब क्या है, जो वेदों में मानता है, अथॉरिटीज़ ऑफ वेदा को जो एक्सेप्ट करता है। और नास्तिक क्या है, जो कि नास्तिको वेद निंदिका, मतलब कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो वेदों को निंदा करता है, the one who do not accept the authorities of Veda, उसे हम क्या बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। तो आस्तिक स्कूल्स वो सारे जिन्होंने वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है, उनकी बातों को और एलेबोरेट किया है, एक्सेप्ट किया है, अलग अलग वेज में अपनी थ्योरीज में वह उसकी चीज़ें यूज़ की हैं। और नास्तिक स्कूल्स जिन्होंने या तो वेदास को एकदम से रिजेक्ट किया है, कंप्लीटली हेट्रोडॉक्स हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स। तो जो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स हैं, उन्होंने क्या किया कि एकदम कमेंट कर दिया कि बिल्कुल हमें वेदास, जैसे कि चारवाक स्कूल, दे विल रिजेक्ट, एब्सोल्युटली रिजेक्ट दी अथॉरिटीज़ ऑफ वेदा। लेकिन कुछ पार्शियल हेट्रोडॉक्स जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म है, वो क्या करेंगे, वो क्रिटिसाइज तो करेंगे वैदिक पोजीशन को, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, बट दे विल नॉट डिसरिस्पेक्ट दी वेदास। उसके बाद अब दूसरी कैटेगरी क्या है कि बात आती है गॉड के बारे में। अभी हमने बात किया वेदास के बारे में, नाउ द अदर क्वेश्चन इज गॉड। अब जो लोग गॉड में मानेंगे, मतलब कि गॉड की अथॉरिटी को या गॉड की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या है, थीस्टिक स्कूल्स है। थीस्टिक हु बिलीव इन गॉड, इसमें आ जाएंगे आपके न्याय, वैशेषिका, योग एंड वेदांत। बट एथीस्टिक मतलब कि गॉड की प्रेजेंस को या गॉड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये कौन से स्कूल हैं, सांख्य, मीमांसा, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चारवाका। अब गॉड का मतलब क्या है, गॉड का मतलब हम लोग सोचते हैं कि एक सुप्रीम बीइंग, लेकिन गॉड का फिलॉसफी में मतलब है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। वही ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने बनाया, जो चला रहे हैं और जो नष्ट करेंगे। तो द वन एंटिटी और द वन सुपर पावर दैट जनरेट्स, operates and destroys is considered God in philosophy.
So the one entity that generate or operate and destroys is called God, and the schools that believed in one God or many are called theistic, and the ones who did not believe in the presence of God, they are called atheistic. And the atheistic schools of India are Samkhya, Mimamsa, Buddhism, Jainism and Charvaka. अब उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट रीबर्थ का। तो रीबर्थ का मतलब क्या है कि हम लोग एक साइकिल में हैं, हमने बर्थ लिया, उसके बाद जब हम पैदा हुए तो हम लोग पूरी ज़िंदगी जीकर मर गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हम ये सब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जानते हैं, हमें बताया जाता है कि हमारी एक इमॉर्टल सोल होती है जो कि मरती नहीं है, वो फिर से ज़िंदा होके एक बार फिर जन्म ले लेती है, फिर हम मर जाते हैं, फिर हम जन्म ले लेते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर हम जन्म ले लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स ऑफ द इंडियन फिलॉसफी एक्सेप्ट वन, द चारवाकास। ये क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि जो अभी हम जिंदा हैं, जो ये अभी लाइफ है वही लाइफ है, देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ एंड देयर इज़ नो रीबर्थ। बट द अदर्स विल टेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, द कर्मा थ्योरी। और कर्मा थ्योरी कब काम कर सकेगी, जब एक जन्म के कर्म भोगने के लिए हम दूसरा जन्म लेंगे। तो इसलिए रीबर्थ का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर फिलॉसफीज़ ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद ये लिबरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरेशन में हमारा जो ये कर्मा थ्योरी है, तो आपने बर्थ किया, उसके बाद आप डेथ हुआ, ठीक है, बर्थ देन डेथ। अब ये एक साइकिल में है, आप जब तक आपको इग्नोरेंस है आप इस साइकिल में रहेंगे। एक इग्नोरेंस पूरे इस इग्नोरेंस किस चीज़ की है कि ये जो साइकिल है इसमें हम फंसे हुए हैं। किस वजह से फंसे हुए हैं, ये एक बॉन्डेज है, इसमें हम अपने पैशंस, अपने पजेशंस, अपने जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं उनकी वजह से हम फंसे हुए हैं। और इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, इस बॉन्डेज से निकल जाने को ही हम क्या बोलेंगे, लिबरेशन। एंड लिबरेशन इज़ द अल्टीमेट गोल इन मोस्ट ऑफ द फिलॉसफीज इन इंडियन फिलॉसफी। अब उसके बाद जब ये सारे फिलोसफर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन फिलॉसफी में क्या होता है कि जो सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो सीरियली, मतलब लीनियरली चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सांख्य, मीमांसा, वैशेषिका, योग, आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक, अब ये सारे लोग जो हैं चल रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये कुछ बात कहेंगे, ये कुछ पूर्व पक्ष जो रखेगा, उसके बाद दूसरा इसका खंडन करेगा, फिर खंडन करके अपनी बात को कहकर मंडन करेगा। तो पूर्व पक्ष का मतलब क्या है, थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओपोनेंट, thoughts and concepts of opponent are described। तो मतलब कि पूर्व पक्ष में क्या है, बुद्धिज्म जो है वो जैनिज्म की बातें बताएगा, कि पूर्व पक्ष रखेगा, पहले बताएगा कि थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्या है इस वाली फिलॉसफी के। देन सेकेंड इज द खंडन पक्ष। खंडन पक्ष का मतलब क्या है, व्यूज ऑफ द ओपोनेंट्स, उनको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, और लॉजिकल ग्राउंड्स पे उनको क्या कर रहा है, ब्रोकन डाउन कर रहा है। मतलब कि बुद्धिज्म ने पहले बताया कि जैनिज्म क्या कह रहा है, पूर्व पक्ष, फिर उसके बाद उसका खंडन किया, क्रिटिसिज्म किया, उसकी बातों को लॉजिकल ग्राउंड्स पर ब्रेक डाउन किया, उसे क्या बोलेंगे, खंडन पक्ष, खंडन किया उनकी बातों का। उसके बाद आता है मंडन पक्ष। मंडन पक्ष क्या है, इसमें जो फिलॉसफर है वो अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश करता है, स्टैब्लिशेस हिज और हर ओन थ्योरी। तो इस तरीके से हमारा मेथड है इंडियन फिलॉसफी में।
या इंडियन फिलॉसफी को बताने का या पढ़ने का। पहले पूर्व पक्ष होगा जिसमें कि फिलोसफर्स थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे जो ओपोनेंट के हैं। फिर उसके बाद वो उस ओपोनेंट के थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट को लॉजिकली ब्रोकन डाउन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। उसके बाद मंडन पक्ष होगा जिसमें वो खुद अपनी बात रखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये एक छोटा सा सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया है कि हमारी लाइफ है, लाइफ में हम मर गए, डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ, रीबर्थ हुआ, लेकिन उसके बाद ये साइकिल फिर से क्या हुई, हमें लाइफ में ले आई, फिर हम फिर से डेथ हुई, फिर से हमारा रीबर्थ हुआ, और ये साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल चल क्यों रही है? लेकिन ये साइकिल चल रही है किसकी वजह से? इग्नोरेंस की वजह से। किसकी वजह से? इग्नोरेंस। और ये इग्नोरेंस क्यों है? क्योंकि हम जो है ना अटैच्ड हैं, वी आर अटैच्ड, वी आर इन बॉन्डेज। जो भी हमारे पैशंस हैं, जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं और नासमझी है, जो हम लोग सोचते हैं कि ये मुझे ये भी चाहिए, मैं ये पा लेता, मैं ये कर लेता। तो इस तरीके की जो अटैचमेंट्स हैं हमारी लाइफ में, जो बॉन्डेज है, उसकी वजह से हम इग्नोरेंस में हैं, हमें सच्चाई नहीं पता चलती है। और क्योंकि हम इग्नोरेंस में हैं, तो इसलिए हम सफरिंग में हैं। हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दिस इग्नोरेंस। ये जो इग्नोरेंस है, इसी की वजह से हमें साइकिल में है, और इसी साइकिल की वजह से हम दुख में हैं। सारे दुखों का कारण हमारा इग्नोरेंस है। अब ये जो इग्नोरेंस है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमें लिबरेशन चाहिए तो हमें इस इग्नोरेंस को ख़त्म करना पड़ेगा, और इग्नोरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें डिटैचमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिटैचमेंट करना पड़ेगा। सारी की सारी हमारी डिज़ायर्स, पैशन, लस्ट, प्राइड, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, हर किसी चीज़ से हमें अल्टीमेट रियलिटी को जानना पड़ेगा। हमें रियल नॉलेज चाहिए होगी। उसके बाद ही हम इग्नोरेंस को ख़त्म करके सफरिंग को ख़त्म कर पाएंगे, और सफरिंग को ख़त्म करके बर्थ और रीबर्थ की साइकिल को तोड़कर हम कहाँ पहुँच पाएंगे? लिबरेशन। राइट नॉलेज चाहिए, अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ, ये हमें पता चलेगा। उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? लिबरेशन या फिर मोक्ष में। अब ये जो मोक्ष है वो क्या है? एंड ऑफ सफरिंग है। मतलब कि एक बार इंसान को मोक्ष मिल गया तो वो क्या हो गया? उसकी सारी जो दुख हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका एंड हमारे इंडियन फिलॉसफी के स्कूल्स बताते हैं। लेकिन ये जो लिबरेशन या मोक्ष है, ये है क्या? ये क्या है? एंड ऑफ सफरिंग। लेकिन ये दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 1 and 2। तो पहला क्या है? जीवन मुक्ति, एंड दूसरा क्या है? विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब कि आप इस लाइफ में भी इसे पा सकते हैं, लिबरेट हो गए आप। लेकिन विदेह मुक्ति कब मिलेगी आपको? जब आप इस लाइफ का आपका एंड हो जाएगा और वो अल्टीमेट लिबरेशन होगा। और अलग 2 तरीके से भी हम इसे कह सकते हैं कि 2 और तरीके से हम लिबरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है हमारी नेगेटिव लिबरेशन, एक क्या है? पॉजिटिव लिबरेशन। नेगेटिव लिबरेशन में क्या होता है कि आप लिबरेट हो जाओगे, आपको क्या मिलेगी? फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। तो आप क्या हो गए? फ्रीडम हो गई आपको सफरिंग से। ये क्या है? आपकी नेगेटिव लिबरेशन। मतलब लिबरेशन तो हुई, लेकिन आपको इसमें कुछ गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपकी पॉजिटिव लिबरेशन है, उसमें क्या होगा आपको? उसमें आपको फ्रीडम तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं हमारी इंडियन फिलॉसफी में जो आपको बताते हैं कि द एंड ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ साइकिल, रीबर्थ साइकिल, वो क्या है? लिबरेशन है। और लिबरेशन क्या है? बस द एंड। देयर इज नथिंग, देयर इज नो हैप्पीनेस, नो सैडनेस, इट इज़ अबव एवरी इमोशन। मतलब आप ह्यूमनली इमोशन से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो लिबरेशन को, क्योंकि फिर तो अगर हैप्पीनेस भी है तो भी क्या है? आप किसी बॉन्डेज में हो, हैप्पीनेस मतलब बॉन्डेज। लेकिन कुछ स्कूल्स क्या करते हैं? वो आपको बताते हैं कि आप पॉजिटिव लिबरेशन भी पा सकते हो। मतलब आप फ्रीडम तो मिल जाएगी आपको अपनी सफरिंग से, आपको साथ में खुशियाँ भी मिलेगी। आप एक अल्टीमेट ऐसी अपने इनफाइनाइट हैप्पीनेस और इनफाइनाइट पीस और इनफाइनाइट एवरी गुड थिंग जो इनफाइनाइट है, उसमें आप पहुंच जाओगे।
उसके बाद अब हमारे अभी इस पूरे लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि हम इंडियन फिलॉसफी जब शुरू करेंगे तो हमें पता हो कि हमें किन किन पॉइंट्स पर पढ़ाई करनी है। तो अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट आपको बताने का है वो है स्पिरिचुअलिटी। अब बोला जाता है कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो स्पिरिचुअल है इन नेचर। तो कहते हैं ना कि वेस्टर्न लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया। तो ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडियन फिलॉसफी में हम लोगों ने स्पिरिट या फिर सोल को क्या रखा है, मटेरियल बॉडी से अबव रखा है, इसलिए इसे स्पिरिचुअल भी माना जाता है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद आपको मैंने बताया ही गॉड, रीबर्थ, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, लिबरेशन, लिबरेशन मैंने आपको पूरा बता दिया, गॉड बता दिया, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, वो है गॉड। गॉड ऐसा नहीं है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। गॉड मतलब कि ऐसी एंटिटी जो जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। रीबर्थ वही बर्थ, डेथ, रीबर्थ, तो इस साइकिल को ही हमारा मतलब बर्थ हुई, फिर डेथ हुई, फिर से हम रीबर्थ हो गए। रीबर्थ मतलब दोबारा पुनर्जन्म। इमॉर्टलिटी ऑफ सोल मतलब कि जैसे आपने एक शरीर में जन्म लिया, आपकी बर्थ हुई, आपकी डेथ हो गई, लेकिन आपकी जो सोल थी वो ट्रांसफर हो गई टू अनदर रीबर्थ। ठीक है, तो ये क्या है, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। जैसे कि हमारी गीता में कहा गया है कि आत्मा नहीं मरती है, तो सोल इज इमॉर्टल। उसके बाद लिबरेशन मतलब कि ये इमॉर्टल तो है सोल, लेकिन ये बॉन्डेज में आ गई है, बर्थ, डेथ और रीबर्थ की साइकिल में फंसी हुई है। तो इस सोल को इस वाले पार्ट से, इस वाली साइकिल से, इस विशियस साइकिल से निकाल कर हमें फिर से उस अनंत खुशी, अनंत आनंद के एक एरा में ले जाना है, जिसे हम लिबरेशन बोलेंगे, मोक्ष बोलेंगे। अब जो आपका ये सारा बॉन्डेज है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक और चीज़ कहा जाता है, एक तो सफरिंग है ही, एक तो आपका इग्नोरेंस है, ऊपर से क्या है, कर्मा थ्योरी है। कर्मा थ्योरी मतलब कि आपने कुछ कर्म किए, अच्छे या बुरे, ठीक है, अच्छे किए या बुरे किए कर्म। अब आप अपने अच्छे कर्मों को भी भोगेंगे, बुरे कर्मों को भी भोगेंगे, तो आप क्या होंगे, कर्म करते जाएंगे, भोगते जाएंगे, करते जाएंगे, भोगते जाएंगे, करते जाएंगे, भोगते जाएंगे, एक विशेष साइकिल बन गई। लेकिन हमें इसी साइकिल को ब्रेक करना है। तो हमें जो बहुत बड़े सिद्ध साधु लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरी जो आपकी ये बर्थ और इन सारी नॉलेज तो उन्हें आ जाती है कि बर्थ है, रीबर्थ है, ये सब मोह माया है, उन्हें सब समझ में आ जाता है, पर स्टिल दे कंटिन्यू टू लिव ना। तो उनके कुछ कर्मास हैं जिन्हें उन्हें इक्वलाइज करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग लिबरेशन। तो उसके बाद जैसे साधु संत बैठ जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं, तो वो अब क्या है कि जब तक वो लिबरेट नहीं हो रहे हैं तब तक दे डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी न्यू कर्मास, ओके, नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव, क्योंकि अगर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मास फिर से किए तो उनकी बॉन्डेज जो है वो छूटेगी नहीं और वो लिबरेट नहीं हो पाएंगे। तो एक कर्मा थ्योरी का ये मानना है कि एज वी सो वी रीप। तो यही, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल होगा, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि पूरी की पूरी जो इंडियन फिलॉसफी है उसके डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट टीचिंग्स जो हैं हमारी लाइफ में अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेटेड हैं। अच्छा, एक और बात ऊपर मैंने आपको बताई कि आप ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो हिंदू है, हिंदू फिलॉसफी या हिंदू रिलीजन से उसे बहुत ज़्यादा कम कोरिलेट किया जाता है। उसमें किसी भी और धर्म की फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है, जैसे क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हो रही है, या फिर उसमें आप कहें कि इस्लाम की बात नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारे सिलेबस में कुछ भी और मतलब क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के वगैरह के बारे में इसलिए नहीं है बिकॉज जो भी थ्योरीज हमारे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी अराइज हुई थी, बस हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में, उन्हीं सारे स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। और हमारे जो क्रिश्चियनिटी है वो भी वेस्टर्न है, बाहर से आई थी, और इस्लाम भी मिडिल ईस्ट से बाहर से आया था। इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका ओरिजिन नहीं हुआ था। तो ये सारी थ्योरीज जो हम पढ़ेंगे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेटेड हैं, चाहे वो बुद्धा हो, जैनिज्म हो, कोई भी थ्योरी हो।
उसके बाद अब ये लोग बोलते हैं कि जो मतलब वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि इंडियन फिलॉसफी जो है वो पेसिमिस्टिक है, डॉगमेटिक है। पेसिमिस्टिक मतलब कि बस सफरिंग की बात कर रही है, सैडनेस की बात कर रही है, दुख की बात कर रही है, ये सारी बातें ही कर रही है बस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड द वेस्टर्न पीपल। जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, इन द बिगनिंग वो बात करती तो है सफरिंग के बारे में, क्योंकि वो आपको ट्रूथ बताना चाहती है कि आप बॉन्डेज में हो। बॉन्डेज में क्यों हो? क्योंकि आपको इग्नोरेंस है, लेकिन वो आपको फिर धीरे धीरे बताती है ट्रूथ्स कि जीवन में सच क्या है। आपको अष्टांग मार्ग देगी, आपको बताएगी कि आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए, आप राइट डीड्स करोगे, आप राइट एक्शन करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी की हत्या नहीं करोगे, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ये आपको क्या करेगा? एक फील गुड की फीलिंग तो आपको आएगी साइकोलॉजिकली, लेकिन आपका क्या करेगा? ये आपको बॉन्डेज से हटा देगा। आपके प्लस माइनस सारे जो कर्मास हैं उनको धीरे धीरे नेगेट करके आपको कहाँ ले जाएगा? लिबरेशन। और लिबरेशन मतलब मोक्ष, और मोक्ष मतलब कि अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो आपको स्टार्टिंग में ये बोलती तो है कि ज़िंदगी में दुख है, पर ज़िंदगी में दुख क्यों है? आपकी इग्नोरेंस की वजह से है। तो आपको क्या करना है? आपको ज़िंदगी में सही राह चुननी है, सही जीवन जीना है, जिससे आपको क्या मिल सके? मोक्ष मिल सके। आप इंसान बने, आपके अंदर इतना दिमाग, आपके अंदर इतनी समझ आई, तो उसको इस्तेमाल कर सके इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए। तो इसलिए इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्टिक नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि डॉगमेटिक है। तो डॉगमेटिक नहीं है इंडियन फिलॉसफी। सुनने में लग सकता है आज की जो मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जो सारे फिलॉसफी, जैसे मैं स्कूल आपको बार बार बताती जा रही हूँ कि दे ऑल आर लीनियर, दे आर क्वेश्चनिंग ईच अदर, दे आर आर्गुइंग विद ईच अदर, दे आर क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। इसलिए जैसे कि चारवाक है, तो चारवाक क्या करेंगे? वो कहेंगे कि मैं परसेप्शन के अलावा किसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। I do not believe in what I cannot see. I cannot sense. I cannot perceive with my sense organs. जो मैं अपने आँखों से देखता हूँ, जो मैं अपने कानों से सुनता हूँ, जो अपने नोज से मैं सूंघ सकता हूँ, जो टेस्ट कर सकता हूँ, जो टच कर सकता हूँ, बस मैं उसी पे बिलीव करूँगा। मैं उसके अलावा किसी पे बिलीव ही नहीं करूँगा। वो इतने एकदम से एडरेंट हो जाएंगे अपनी बात पे कि सारे स्कूल्स को उनका क्या करना पड़ेगा? सॉरी, खंडन करना पड़ेगा। खंडन करने के लिए ऐसा ही नहीं कि आप बस बोल दें कि आप गलत हैं, आपको तर्क देना पड़ेगा। वाई परसेप्शन कैन नॉट बी ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। देन आपको दूसरे स्कूल्स बताएंगे कि नहीं, परसेप्शन के अलावा इन्फ्रेंस भी है, कंपैरिजन भी है, और उसके बाद टेस्टिमनीज, वर्बल टेस्टिमनीज भी हैं। फिर चारवाक आपसे कहेंगे नहीं, वर्बल टेस्टिमनीज में मैं नहीं मानता, ये तो कुछ लोगों ने कुछ बातें कह दी, मैं कैसे मान लूँ उनकी बातों को? तो इतना जब डिबेट्स हो रहा है तो आपको लगता है कि क्या वो चीज़ डॉगमेटिक हो सकती है? नहीं, इंडियन फिलॉसफीज डॉगमेटिक नहीं है। वो बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट्स एंड बहुत मैच्योर है हमारी इंडियन फिलॉसफी, और उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारे टेक्स्ट हमारे पास हैं भी नहीं। ये सारी बहुत लिमिटेड सोर्स है जो हम लोगों के पास अभी अवेलेबल है, और इसमें एटम से लेकर आपका AI और उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारी इंडियन फिलॉसफी में मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जो मतलब हज़ारों साल पहले हमारे इतने स्मार्ट जो लोग थे वो सारी बातें कह गए हैं। जो बुद्धा ने कहा है, जो अद्वैत वेदांत ने कहा है, जो सांख्य, जो न्याय वैशेषिका कहते हैं, जो योग बता के गया है। योग ने आपको इतना अच्छा रास्ता दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड आज जो योगा कर रहा है, दैट इज़ only a very small part of the yoga philosophy. योगा फिलॉसफी आपको पूरी तरीके से ज़िंदगी को जीना सिखाती है। नॉट ओनली द फिजिकल योग, but the yoga of your mind, your spirit, your spirituality, your mentality, everything. So there's a lot, and there is a lot, but it is not pessimistic and it is not dogmatic.
उसके बाद अब लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में वो है कि जब हम आगे सारे इंडियन स्कूल्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि एपिस्टेमोलॉजी होंगी अलग अलग। तो उसमें ये कुछ तरीके हैं। प्रत्यक्ष मतलब कि परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब कि ईयर से जो हम वॉइस सुनते हैं, ओके, साउंड। आई से जो हम देखते हैं, व्हाट वी सी। उसके बाद हम टंग से जो टेस्ट लेते हैं, स्किन से जो हम टच करते हैं, और उसके अलावा क्या रह गया, आईज, नोज, स्किन, टच, ईयर। स्किन, टच, ईयर, आईज, नोज, नोज़ रह गई। नोज़ से जो हम स्मेल करते हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस ये सारे क्या कोई फिलॉसफी क्या मानेगी, ये एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास। प्लस एक इंटरनल सेंस ऑर्गन भी होता है जो इंट्यूशन को मानता है। इस तरीके से ये सब लोग क्या है, ये क्या है, इनके परसेप्शन के बारे में बात की है। ये क्या है, एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो चारवाक जो थे उन्होंने बस प्रत्यक्ष प्रमाण को माना और उन्होंने बाकी सबका खंडन किया है। लेकिन और फिलॉसफीज अलग अलग बात भी करती हैं, जैसे कि अनुमान, शब्द प्रमाण जो भी वर्बल टेस्टिमनी होती है, और उसके बाद उपमान मतलब कंपैरिजन जो होता है, और अनुमान जो होता है वो होता है इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब कि आप अनुमान लगा रहे हो। जैसे कि एक पहाड़ है, उसके ऊपर आपने देखा कि धुआं निकल रहा है। अब ये जो धुआं निकल रहा है तो उससे आपने अनुमान लगाया, यू इन्फर्ड दैट कि उस हिल के ऊपर कहीं ना कहीं फायर होगी। देयर इज फायर सो देयर इज स्मोक ऑन द हिल, सो यू इन्फर्ड इट। यू हैव नॉट validated it with your eyes, but you just inferred it that if there is a smoke, there is fire on the hill. शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी, इट इज़ द वर्बल टेस्टिमनी गिवन बाय द ऑथेंटिक पीपल, ओके, नॉट एवरी। शब्द प्रमाण ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो कह दिया उसे शब्द प्रमाण की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं। जो वेदों में कहा गया है, जो उनको टीच करने वाले जो सालों से टीच कर रहे हैं, जो हमारे बड़े टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, वो जो बताएंगे वो शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी। क्योंकि पहले जो वेदास थे वो रिटन तो नहीं थे, वो क्या थे, वर्बली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते थे, इसलिए शब्द प्रमाण। उसके बाद उपमान है। उपमान मतलब क्या है, आपका कंपैरिजन। उसके बाद है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेशंस। पोस्टुलेशंस का मतलब कि कैसे बताऊँ, हाँ, ओके, जैसे 2 सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2। इन द सेंटेंस 1 वी से कि ए इज़ फैट, then the second sentence is कि A do not eat in day, मतलब कि A मोटा है और A दिन में खाना नहीं खाता है। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल लेंगे कि मतलब A eats at night, मतलब A रात में खा लेता होगा। भाई ए मोटा है और ए दिन में खाना भी नहीं खाता, तो मोटा कैसे हो सकता है, मतलब कि वो रात में खा लेता होगा। तो ये क्या है, अर्थपत्ति। ये क्या है, पोस्टुलेशंस, मतलब कि इफ दिस इवेंट इज हैपनिंग एंड दिस इवेंट ब्रिंग्स टू दिस कंक्लूजन, ओके। अब उसके बाद है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या है, अनुपलब्धि का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की, मतलब एक तो चीज़ है कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, लाइक वहाँ पर धुआं था इसलिए वहाँ आग होगी ही होगी, ये तो आपने इन्फ्रेंस बताया। तो आपने धुएं की प्रेजेंस से कहीं ना कहीं फायर को बता दिया कि फायर है। लेकिन आप किसी चीज़ के ना होने की वजह से, जैसे कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 5 बच्चे नहीं आए हैं, ये क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब कि वो बच्चे हैं तो नहीं वहाँ पे। किसी चीज़ के ना होने पे भी अगर हम कोई कंक्लूजन निकाल पाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस। तो आज की क्लास की एक छोटी सी समरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। तो हम फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं। फिलॉसफी का लिटरल मीनिंग होता है द लव ऑफ विजडम। फिलो मीन्स लव एंड सोफी मीन्स विजडम। इंडियन भारतीय भाषा में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं।
जो फिलॉसफी होती है उसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड लॉजिक। उसके बाद हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो वेदास के हिसाब से डिवाइडेड है आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स में। गॉड के हिसाब से डिवाइडेड है इन द थीस्टिक एंड एथीस्टिक स्कूल्स में। रिबर्थ के हिसाब से डिवाइडेड है कि ऐसे स्कूल्स जो रिबर्थ में मानते हैं और ऐसे स्कूल्स जैसे कि चारवाक जो रिबर्थ में नहीं मानते हैं। उसके अलावा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन है। अब जब हम हमारे इंडियन फिलोसफर्स आपस में डिबेट्स करते हैं या अपनी कोई भी फिलॉसफी देते हैं तो वो तीन स्टेप्स होते हैं। उनके जो मेथड है उसमें 3 स्टेप्स हैं। पूर्व पक्ष, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष। पूर्व पक्ष में क्या करेंगे, सबसे पहले वो थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स देंगे ओपोनेंट के। खंडन पक्ष में क्रिटिसाइज करेंगे और मंडन पक्ष में इस्टेब्लिश करेंगे अपनी खुद की थ्योरी। लाइफ बर्थ की साइकिल में हम फंसे हुए इग्नोरेंस की वजह से। इग्नोरेंस क्यों है, अटैचमेंट या बॉन्डेज की वजह से। और इस इग्नोरेंस की वजह से क्या है, हमें सफरिंग है। इस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, डिटैचमेंट होना पड़ेगा, अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ को जानना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्या है, एंड ऑफ सफरिंग। और ये 2 तरीके का हो सकता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। उसके अलावा 2 तरीके से और हमने इसे डिवाइड किया है, नेगेटिव लिबरेशन एंड पॉजिटिव लिबरेशन। नेगेटिव लिबरेशन जिसमें आपको फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग तो मिलेगी लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। लेकिन पॉजिटिव लिबरेशन में क्या है, आपको फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग प्लस हैप्पीनेस मिलेगी। हमारी इंडियन फिलॉसफी को स्पिरिचुअल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारी जो मटेरियल बॉडी है उसके अबव हमने किसे माना है, स्पिरिट या सोल को। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने मटेरियल बॉडी के अलावा सोल या स्पिरिट को ही ऊपर का दर्जा दिया है, इसलिए हमारी फिलॉसफी को स्पिरिचुअल कहा जाता है। उसके बाद हमारा गॉड का कॉन्सेप्ट, जो कि जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, वही क्या है, गॉड है। उसके बाद रिबर्थ, जब हम बर्थ लेते हैं उसके बाद हम डेड होते हैं, उसके बाद हम फिर से एक न्यू लाइफ में बॉर्न होते हैं, तो इसी को रिबर्थ कहा जाता है। और इस रिबर्थ और कर्मा थ्योरी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हमारी इंडियन फिलॉसफी में एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो कि हम आगे जाके समझेंगे। उसके बाद इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। अब इमॉर्टलिटी ऑफ सोल को लाना पड़ा क्योंकि हमें कर्मा थ्योरी दिखानी थी। कर्मा थ्योरी दिखाने के लिए हमें रिबर्थ करानी पड़ेगी, तो रिबर्थ किसी नए इंसान की तो नहीं हो सकती है। जिसने इस जन्म में अच्छे या बुरे पाप किए उसको अगले जन्म में ले जाना पड़ेगा ताकि कर्मा थ्योरी प्रूव कर सके और हमारी जो सफरिंग है उससे निकलने का एक पाथ बता सके, और सबसे ज़्यादा मोरालिटी ला सके। मोरालिटी के लिए रिलीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिलीजन हमें बहुत सारी चीज़ें के ऐसे आंसर देता है जो एथिकल रियल्स में हमें बांध देते हैं, जो हमें इमोरल होने से बचाते हैं। तो इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, फिर इंसान को डर लगने लगता है कि मैंने अगर बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा। इसकी वजह से हम बहुत सारे जैसे ईवल और गॉड के जो क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई गॉड है तो लाइफ में इतना ईवल क्यों है, तो इंडियन फिलॉसफी में उतना कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होता बिकॉज कर्मा थ्योरी से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। उसके बाद लिबरेशन हमने देखा। उसके बाद हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है वो वे ऑफ लाइफ है। वो क्यों है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम बचपन से जो हमारा रिलीजन है वो हमारी फिलॉसफीज पे धीरे धीरे ग्रो होके कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी चीज़ें ली हैं फिलॉसफी से, और उसकी वजह से ही जो हम बचपन से सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में इवॉल्व करते हैं, सीखते हैं और अपनाते हैं। इसलिए हमारी जो फिलॉसफी है वो वे ऑफ लाइफ है। एंड हिंदुइज़्म, इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि हिंदुइज़्म इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इंडियन फिलॉसफी बहुत पेसिमिस्टिक है, तो नहीं, इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्टिक नहीं है। वो आपको बोलती तो है स्टार्टिंग में कि सफरिंग है, बॉन्डेज है, दुख है, लेकिन फिर वो आपको बताती है क्यों है, क्योंकि इग्नोरेंस है। फिर आपको क्या करना है, ट्रुथ जानने हैं, क्या करना है, राइट आपको एक्शंस करने हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लिबरेशन मिल जाएगा। लिबरेशन से आपको मोक्ष मिलेगा जिससे आप इनफाइनाइट हैप्पीनेस में चले जाएंगे। तो इसलिए पेसिमिस्टिक नहीं है। वो बिगिनिंग में लगती है उन लोगों को जिन्होंने पूरी थ्योरीज नहीं पढ़ी या पूरा सार नहीं जाना।
डॉगमेटिक नहीं है हमारी थ्योरीज, क्योंकि हमारे जो हमारा पूर्व पक्ष, खंडन पक्ष, मंडन पक्ष है, जो एक मेथड है डिबेट का, इन फिलॉसफीज को इस्टेब्लिश करने का, वो इतना जटिल, इतना अच्छा है, इतना मैच्योर्ड है कि उसमें डॉगमेटिज्म नहीं है। उसके बाद हम जो आगे सारी फिलॉसफीज पढ़ेंगे उनमें हमारे कुछ प्रमाण एपिस्टेमोलॉजी में आएंगे, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि। और यहीं पे आज मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आशा है आपसे जल्दी मिलूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं लेके आऊँगी चारवाक, इंडियन फ़िलॉसफी का चारवाक फ़िलॉसफी। ये आपको शायद मज़ा आएगा पढ़ने में। और आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, कोई भी सुझाव है अगर तो। और फॉलो करिए @सुलेखिका। बहुत बहुत धन्यवाद।